मेरे सभी दर्शक भाई बहनों को बहुत सारा स्नेह, यथा योग्य अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज हम चंद्राधि योग, लग्नाधि योग पे आपको बताएंगे। लग्नाधि योग और चंद्राधि योग का परिणाम क्या होता है। जब यह योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता हो तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य, अपूर्व धन दौलत का स्वामी भी होता है, सौम्य, शांत, कूल माइंड भी होता है। कैसे बनता है यह योग? तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें जब सिर्फ शुभ ग्रह बैठे हों और उन पर कोई भी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, ना ही युति हो, तब यह योग बनता है। हम एक कुंडली आपको प्रस्तुत करके देंगे और इस कुंडली में आपको उदाहरण के लिए चर्चा करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं और एक बात कह दूं, आप सभी को श्रावण मास के इस शुभ मंगलमय अवसर पे आप लोग किसी भी तरह की परेशानियों से, अभावों से ग्रसित हों, रोग से, पीड़ा से, शत्रु से। वैसे मैं एक बात आपको और कहूंगा कि मनुष्य का शत्रु कोई नहीं है। मनुष्य का शत्रु उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव में जिसके प्रति विरोध पाल लेता है, बस उसी को शत्रु मानने लगता है। इसलिए अपने अंदर के इस विरोधाभाव को मारना चाहिए। जब आपका विरोध ही नहीं रहेगा तो आपके सभी मित्र हो जाएंगे। इस मित्रवत भाव के साथ अगर आप जिएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो श्रावण के महीने में इस बार 2 श्रावण हैं। एक जो हमेशा होता है और एक जो अधिक मास का है। अधिक मास के श्रावण का महत्व बड़ा बलशाली है। हालांकि ये 33 महीने पर प्रायः आता है, लेकिन इस बार श्रावण के महीने में है। जब अधिक मास होता है तो वर्ष भारी होता है। दुर्भिक्ष, परेशानियां और कई क्षेत्रों में शत्रु पक्ष से परेशानियां, देश पर भी संभावनाएं बन जाती हैं। विदेशी और देशी राजनीतियों के अनंतर कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परंतु जो शिव की उपासना करते हैं मल मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मैंने इस अनुभव को स्वयं जिया है, इसलिए आपको कहूंगा कि भगवान शिव की उपासना पार्थिव पूजन के द्वारा करें। अधिक मास का प्रारंभ 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा और इसके बीच में यदि आप नित्य पार्थिव पूजन कर सके तो बड़ा अभ्युदय है। नहीं कर सकते तो सोमवार तो अवश्य ही करें, और नहीं तो पूरे महीने का पार्थिव पूजन एक दिन में भी किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की प्रसन्नता आपको अवश्य ही मिलती है। तो आइए हम चलते हैं अब उस योग जिसे कहते हैं अधियोग, और उस अधियोग से जातक के जीवन में होने वाली समस्याएं, आने वाले सुखों के बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण रूप में हम एक कुंडली प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम जैसा कि हमेशा चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं वैसा ही आपको समझना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये कुंडली चार्ट है और इसमें चंद्राधि योग बनता है। इसके बारे में हमारे सारावली में लिखते हैं कल्याण वर्मा जी के, इसमें मैंने पढ़ा था, षष्ठ दीनम अथाष्टमम शिशिरगोह प्राप्तः समस्तः शुभः क्रूराणाम यदि गोचरे न पतिता भान्वा लयाद दूरत भूपालः प्रभवेद सह यस्य जलधेर्वेला वनः
अंतोद्भवैः सेनामत्त करेंद्र दान सलिलम भृगई मुहा पीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से छठे, सप्तम तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह स्थित हों, साथ ही वे ग्रह ना तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हों और ना ही सूर्य के समीप हों, तो वह व्यक्ति बलशाली राजा होता है। इस चंद्रादि योग की इतनी महिमा क्यों है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कारण यह है कि चंद्रमा लग्न समान है। जब चंद्र बलवान होता है तो लग्न बलवान समझनी चाहिए, और बलवान लग्न राज्य देता ही है। इन चंद्र षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम भावों में शुभ ग्रहों की स्थिति चंद्रमा को कैसे बलवान बनाती है, यह बात इस प्रकार समझिए कि चंद्र से सप्तम स्थान में स्थित ग्रह की शुभ दृष्टि तो चंद्रमा पर सीधी पड़कर चंद्र लग्न को बलवान करेगी ही। बाकी रही षष्ठ तथा अष्टम में शुभ ग्रहों की स्थिति की बात, तो इस स्थिति में एक शुभ ग्रह तो चंद्रमा के एक और अर्थात द्वादश स्थान पर, और दूसरा शुभ ग्रह चंद्रमा के दूसरे अर्थात द्वितीय भाव पर शुभ प्रभाव डालेगा, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा को एक प्रकार का शुभ मध्यत्व प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में समझिए, अधियोग द्वारा चंद्रमा शुभ ग्रहों के मध्यत्व में भी होगा और दृष्टि में भी होगा। इस प्रकार लग्न स्वरूप चंद्रमा के धन आदि शुभ फल देने में कुछ भी संशय नहीं रहता। अब इस कुंडली को देखिए, यह व्यक्ति चंद्राधि योग के कारण जीवन भर धन संपत्ति वैभव में खेलता रहा। यह नियम लग्न पर भी लागू होगा, अर्थात लग्न को भी शुभ दृष्टि तथा शुभ मध्यत्व मिलेगा, जिसके फलस्वरूप लग्नाधि योग भी उत्तम धन प्रद होगा। तो एक हो गया चंद्राधि योग, एक हो गया लग्नाधि योग, पर दोनों में ये देखना है कि लग्न के दोनों ओर 6, 7 और 8 इनका भी प्रभाव अवश्यंभावी है। तो यह स्पष्ट ही है कि यदि लग्न से अथवा फिर चंद्रमा से छठे, 7वें तथा 8वें भाव में स्थित ग्रहों पर पाप प्रभाव होगा, अथवा वे ग्रह यदि अस्त, अतिचारी आदि होकर निर्बल होंगे, तो लग्न अथवा चंद्र लग्न को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी कारण इस योग में उनके शुभ तथा बलवान होने की शर्त है। अर्थात जब लग्न से छठे, सप्तम और अष्टम भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह स्थित हों और वे शुभ ग्रह पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट ना हो, तो व्यक्ति मंत्री, न्यायाधीश अथवा राजा होता है, जो कि बहुत ही ऐश्वर्य युक्त, शीलवान तथा सुखी होता है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि कूल माइंड होता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है जो संयमी होता है। अच्छा, ऐसा यवन आचार्य ने भी एक जगह कहा है, लग्नेश चूंकि मनुष्य का अपना स्वरूप सेल्फ होता है, अतः जिस भाव से ये संबंध स्थापित करे, मनुष्य उस भाव द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। परंतु जब लग्नेश तथा धनेश में व्यत्यय, साइन एक्सचेंज आदि द्वारा संबंध स्थापित हो जाए, तो ये महाधन योग हो जाता है। यहाँ धन बाहुल्य का कारण है कि लग्न तथा धन भाव दोनों धन के द्योतक हैं। उसी के समान इसको ध्यान में रखते हुए भी संभवतः चिंता मणिकार ने भी ऐसा ही लिखा है कि जब लग्न भाव का स्वामी धन भाव में स्थित हो तथा धन भाव का स्वामी लाभ अर्थात 11वें भाव में स्थित हो, अथवा
लाभ भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो मनुष्य को बहुत निधि प्राप्त होती है। कारण धन के विषय में लग्न, द्वितीय तथा लाभ भाव का समान होना है। इस तरह से इस चंद्रादि योग के बारे में, लग्नादि योग के बारे में आपको अनुभव लेना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए। तो बस वीडियो में हमने इतना योग के बारे में कहना था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे पुनः किसी और वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।